इम्यूनिटी प्रतिरोध क्षमता की शुरुआत ही कहाँ से होती है और इसका अंत क्या है, आज इस पर गौर करेंगे। जब मानव समुद्री जल में एक कोशिका के रूप में उसने पृथ्वी पर अवतरण किया था, तब से लेकर के आज जब वो बहुकोशीय प्राणी में बदल चुका है, लगातार संघर्ष होता रहता है। किससे? उन अन्य प्राणियों से, उन अन्य जीवित कोशिकाओं से जो या तो उससे जुड़ना चाहती हैं या उस पर कब्जा करके अपने को हावी करके पूरी संस्कृति ही उसकी बदल देना चाहती हैं। ऐसे बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे हमारे शरीर में रहते हैं और वो हमारे मित्र हैं। वो हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे सहयोगी। और बहुत सारे ऐसे हैं जो आते हैं अतिथि बनकर और कब्जा करके पूरी व्यवस्था ही चाहते हैं कि उन्हीं की हो, हम ना हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम ही नहीं होंगे तो उनका बेस कहाँ होगा। लेकिन इस पे अगर हम पढ़ें विवेचना करने पे, तो पूरी मेडिकल साइंस इसी पर टिकी हुई है। कौन अतिथि हैं जो कि देवो भाव हैं, और कौन हैं अतिथि जो लातो भाव हैं, जिनको आते ही लात मार के निकाल देना चाहिए बिना किसी संकोच के। और कौन ऐसे हैं अतिथि आ रहे हैं कि जिनके लिए द्वार बंद होना चाहिए। और कौन है जो बहुरूपिया हो के अंदर आ रहे हैं, तो उनको परख करके उनका फिल्ट्रेशन करना चाहिए। कैसे परखेंगे इन सब? समस्त दवाओं का एक ही प्रयास रहता है कि वो आपको किसी प्रकार से ऐसी स्थिति में ला सकें कि आप स्वयं उन चीज़ों से निपट सकें और वो विड्रॉ हो जाएं। तो ये है पूरा इसका रहस्य। और इम्यूनिटी को धीरे ही धीरे बढ़ाना चाहिए, कम से कम उसको दबाव देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आप एक साधक हैं। साधना, साधना में 3 शब्द आते हैं, साधना। तो इसको आप इस प्रकार से लें कि आप साधने का प्रयास न करें उसको, तब तो वो धीरे धीरे आपके सहयोगी के तौर पर जुड़ जाएगी। और जब उसको साधना चाहेंगे, उसको पता चलेगी उस व्यवस्था को कि आप उसके मालिक बनना चाहते हैं, तो वह सहयोग करेगी। तो शरीर के अंदर भी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जो आपसे संघर्ष करती है, नहीं चाहती आपके कमांड में आना। वो आपको कमांड करती है, क्यों आपके कमांड में आना चाहेगी? एक ही मर्ज 3 लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और तीनों पे उसके अलग अलग असर पड़ते हैं। एक ही दवा 3 लोगों को दी जाती है, तीनों पे असर पड़ती है, और एक चौथा बैठ के उसको देने वाला रहता है। उसको न तो मर्ज का असर करता है, न ही दवा की उसको ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चौथा आदमी रहता है वो धीरे धीरे एक्सपोज़र में आता रहता है मर्ज के, तो धीरे धीरे उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है और वो जानता है कि मैं मर्ज से कैसे लड़ सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर सांप ने आपको खदेड़ा तो आपके बॉडी में फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? फाइट और फ्लाइट।
लड़ना है, संघर्ष करना है या भागना है। तो जैसे ही एक स्फुरण होता है मस्तिष्क के अंदर, तुरंत ही एक कौंध उठती है, फाइट और फ्लाइट। अगर फाइट की आपके अंदर कौंध उठी तो तुरंत ही अंदर उसी तरीके से पूरी व्यवस्था चालू हो जाती है, और अंदर से एंटीबॉडीज़ तमाम किस्म की, तमाम आपके जेनेटिक माइंड से तुरंत ही इंफॉर्मेशन का लेन देन शुरू हो जाता है। इससे कैसे निपटें, मारो इसको, डरना नहीं है, निपट लेंगे चाहे जो कुछ भी हो। और फ्लाइट वाले में ये आता है, अरे बाप रे क्या हो गया, ओ भागो भागो, डॉक्टर, ये वो दुनिया भर की चीज़। अभी आपने संघर्ष करना खुद नहीं शुरू किया, दहशत खा गए। और फिर दहशत खाने में हमारे घनश्याम भाई का एक शब्द है, कहते हैं कुड़ुक धंस हो गया। हमने कहा कुड़ुक धंस भैया होता क्या है? कहें डर के बकुट गया, वो पूरा अपने ऐसे करके सिमट गया। और जब आप ही सिमट गए तो आपकी व्यवस्था और सेना तो और पहले सिमट जाएगी, तब वो भागने का प्रयास करेगी। तो आपसे आगे हम बढ़ते हैं इसी चीज़ पर कि आपको फाइट करना है तो कैसे आप फाइट के लिए तैयार हों, शारीरिक तौर पे, मस्तिष्क के तौर पे, मानसिक विचारों के तौर पे। और सही में अगर ऐसा आ भी जाए वक्त, तो कैसे उससे टकराएंगे आप अपने स्तर पर। इसी विषय पर आगे हम गौर करेंगे। इसके पहले आपको गले की एक्सरसाइज आपको एक बार और बताते हैं, उसका मॉडरेट रूप बताते हैं, जो कि पहले नाक कान गले के अंदर वाइब्रेशन पैदा करेगा, तरंग, त्वंग, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगों से जितनी चीज़ें होती सब झड़ के गिर जाती हैं, और गिरते ही वो लार के साथ मिलके फिर अंदर चली जाती हैं इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में बहुत किस्म के एसिड रहती हैं जो सब जलाने गलाने वाली रहती हैं, वो गला लेती हैं। जैसे ही नाक का पैसेज अंदर जाता है तो अंदर जाके गले में दो भाग में बढ़ जाता है, एक फेफड़े में जाता है, एक भोजन की नलिका में जाता है। भोजन की नलिका में गया तो सब खब खब पच गया वो, और सांस की नलिका में गया, वो उसके लिए भोजन वहाँ पे काफ़ी व्यवस्थित रहता है खाने पीने के लिए। तो वहीं पे वो पनपता है। नाक कान गला और फेफड़ा उनका प्रिय जगह है, तो आप उनको पहले ही गिरा दीजिए, पथ भ्रमित करके पदच्युत कर दीजिए, गिर जाए, नीचे चले जाएं। जैसे ही आपको कुछ भी सर्दी जुकाम खांसी जरा सा पहले समय ही मालूम पड़े, उसी वक्त चौकन्ने हो करके आप पहले ऐसे कीजिए और देखिए गले में कहाँ तक ये वाइब्रेशन जाती है। उसके बाद ऐसे कीजिए, और उसके बाद गले में खखारिए, और खखारते समय गले को कितने तरफ मोड़ेंगे आप, उससे गले की अलग अलग मांसपेशियों में वो खखार जाएगी और उससे अलग जगह कंपन पैदा होगा। देखिए इस प्रकार से ऐसा करके देखेंगे आप तो सब जगह पूरे चारों तरफ पूरा वाइब्रेशन हो जाएगी, और कफ जो जमा है वो सब निकल आएगा और वो अंदर चला जाएगा भोजन की नलिका में। ऐसे ही गले की नलिका को दबा के सब तरफ गर्दन को की एक्सरसाइज कीजिए। ये भी पूरा अंदर चला गया आपका। ऐसे कीजिए। अब गाय की तरीके से, जैसे गाय अपने बच्चे बुलाती है वैसे बुलाइए। अब ये पूरा
सिंह की तरीके से गर्जना कीजिए। पूरे नाक कान गले की मांसपेशियां हिल गई। और जिस समय सिंह की गर्जना कीजिए तो ये मान के ऐसी गर्जना कीजिए कि आप शेर हैं। बाकी सब जंगल के जीव जंतु हैं जिनको कि आपने खाने के लिए ललकार की है। उसमें सबसे पहले वो विषाणु है जिसके लिए आप ये खकार रहे हैं। ये कल्पना जितनी आपकी मजबूत होगी उतना ही ये थ्रेट उनके पास पहुंच जाएगा जिनके लिए कि आप ये गर्जना कर रहे हैं। इसे सिंह गर्जना बोलते हैं। सिंह की तरीके से गरजिए और सिंह के ऐसी सोच रखिए। आज इतना ही, कल फिर आगे थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी के क्षेत्र में बढ़ेंगे। धन्यवाद।